अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस फ्रोजन शोल्डर। एडहेसिव मीन्स जुड़ जाना, कैप्सुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द कैप्सूल ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस फ्रोजन शोल्डर जो है ये बहुत कॉमन है। पेशेंट्स जो है बहुत पेशेंट्स आते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट के पास एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के साथ, कैप्स फ्रोजन शोल्डर के साथ, ठीक है। तो इसकी कॉज क्या है? इसकी कॉज इडियोपैथिक है, इसकी कोई मेन कॉज नहीं है। इसका नहीं पता कि क्या मेन रीज़न है, लेकिन काफ़ी इसको चीज़ों की वजह से हो सकता है। पहली बात तो ये कि मिडिल एज और ओल्डर लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है यंगर से, वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है मेन से। सही है। एक इसकी कॉज जो कि हो सकती है वो है स्कैपुलो ह्यूमरल अलाइनमेंट। थोरेसिक काइफोसिस जो है ना, वो जब इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से जो है स्कैपुलो ह्यूमरल अलाइनमेंट भी चेंज हो जाएगी, स्कैपुला आगे की तरफ चल जाएगा। तो उसकी वजह से जो है ये कॉज हो सकता है। और दूसरी बात, वुमेन में ये ज़्यादा कॉमन है थोरेसिक काइफोसिस डेवलप होना, हाइपर काइफोसिस डेवलप होना, जिसकी वजह से वुमेन आर मोर प्रोन टू फ्रीजिंग शोल्डर। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर। सही हो गया। इसके अलावा बाज़ लोग कहते हैं कि रोटेटर कफ की लीजन्स होती है। रोटेटर कफ लेट सपोज टेंडिनाइटिस हो गया, उसमें कैल्सिफिकेशन होगी, वो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव प्रोसेस जो होते हैं ना, वो कैप्सूल को भी इफेक्ट कर लेते हैं साथ। तो इट मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। तो इसके बारे में लोग कहते हैं, ये जो वही जो फिजियोथेरेपिस्ट है जिसने भी ये बात की है, वो कहते हैं कि यार अगर ये रोटेटर कफ मसल्स की वजह से है तो वो तो मेन और वुमेन को इक्वली अफेक्ट करता है रोटेटर कफ के मसले। लेट सपोज वुमेन को 50 वुमेन और 50 मेन को रोटेटर कफ के मसले हुए हैं, लेकिन वुमेन को ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर होता है। तो ये बात तो ठीक ना हुई कि रोटेटर कफ की वजह से ही होता है। ठीक है। तो और दूसरी बात, फ्रोजन शोल्डर किसी को हो तो उसको साथ जो है टेंडिनाइटिस बहुत कम होता है। तो ये जो वो था कि रोटेटर कफ की वजह से हो सकता है, तो मे बी इट इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, बस कंडीशंस क्यों होती है? पेन होता है तो पेन की वजह से मूवमेंट कम हो जाती है। तो बास कंडीशंस में मूवमेंट पेन की वजह से कम होती है, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। इसमें मूवमेंट कम होने की वजह से पेन होता है। मूवमेंट क्यों कम होता है? उधर एडहेशंस हो जाती है, कैप्सुलर फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट कम हो जाती है और पेन ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो ये रीज़न है, इन्होंने इधर यही बात लिखी हुई है। अच्छा, वुमेन के क्या मसले होते हैं? वुमेन के मसले और मेन के मसले, मेन जो होते हैं वो पॉकेट की तरफ हाथ नहीं लेकर जा सकते, कॉम्बिंग हेयर में मसले होते हैं, वुमेन को भी इसी तरह मसले होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनको जब स्टार्ट में मसला होता है, स्टार्ट में जब फ्रोजन शोल्डर शुरू होता है, तब तो इनकी एक्टिविटीज़ इतनी इंटरफेयर नहीं हो रही होती, इतना ये लोग निगलेक्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत रेंज ऑफ मोशन कम हो गई, खैर काम हो जाता है, पेन इतना नहीं हो रहा। लेकिन जब 90 डिग्री एबडक्शन तक लास्ट हो जाए, 60 डिग्री फ्लेक्शन और 60 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन और 40 डिग्री 45 डिग्री इंटरनल रोटेशन, इतने डिग्रीज तक जब लॉस हो जाती है मूवमेंट, फिर ये लोग आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास कि यार मुझे ये मसला है। इससे पहले जो है ये अपने काम कर रहे होते हैं। तो इससे इधर इन्होंने ये लिखा है कि बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होंगे कि जो जिनको इससे कम, इससे मतलब ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन उनकी नॉर्मल है और वो पेशेंट आए क्लिनिक। अच्छा, बाज़ डिजीज़ की वजह से जो है फ्रोजन शोल्डर हो सकते हैं, कैप्सुलर टाइटनिंग हो सकती है। वो डिजीज़ क्या है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट डिजीज़ ज़्यादातर जिसमें कैप्सुलर टाइटनिंग हो जाती है। एक तो है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। ठीक है, शोल्डर की डिजेनरेशन ये बहुत कम होती है और एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसके साथ जो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ जो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो सकता है। इमोबिलाइजेशन आप शोल्डर को रखो फ्रैक्चर के बाद, जैसे लोग मूवमेंट नहीं करते उस हाथ पे, तो उसकी वजह से शोल्डर की इमोबिलाइजेशन होगी, रेंज ऑफ मोशन लॉस हो जाएगी और फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, ये कंडीशन जो है कोई विसरल डिसऑर्डर जैसे माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो या ट्रॉमा हो, उसके बाद रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से कैप्सुलर स्टिफनिंग हो जाती है हैंड, रिस्ट और शोल्डर की। तो इसमें भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और इस तरह के फ्रोजन शोल्डर को आप ट्रीट करो तो ये रिफ्रैक्टरी होता है, फिर से हो जाता है, ये बार बार होता है। तो ये कंडीशंस है, ये सारा इसका ओवरव्यू था। अब आते हैं पेशेंट पे।
पेशेंट को आप कैसे पता लगाए कि किसको फ्रोजन शोल्डर है? वो आपके पास जब आया तो आप उसे सबसे पहले सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हिस्ट्री लेंगे। अच्छा, तो उसमें पेन जो है, पेन मेन रोल रोल प्ले करता है, उसमें पेन के बारे में पूछेंगे। हिस्ट्री में तो आपने हमने बताया ना कि क्या-क्या वो चीज़ें काम नहीं कर सकती मैन का और वुमेन का। इसके अलावा जो है पेन पे जब आएँगे, पेन की साइट, उसकी नेचर और ऑनसेट कैसी होगी। पेन का जो साइट होगी, शोल्डर के ज़्यादातर मसले लेटरल ब्रेकियल रीजन में शो करेंगे। C5 C6 का जो स्क्लेरोटोम वाला सेगमेंट है, C5 C6 लेटरल ब्रेकियल रीजन और उसके साथ नीचे एल्बो और नीचे जो फोरआर्म तक जाता है रीजन, तो उसमें इसे पेन हो सकता है। ठीक है? इसके अलावा नेचर कैसा होगा पेन का? या तो कांस्टेंट डल पेन होगा या पेन नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट के साथ पेन होगा। और बाज़ औक़ात इस साइड पे जब लेटते हैं, जिस साइड पे फ्रोज़न शोल्डर है, उस साइड पे जब अगर साइड लाइन करेंगे, तो उस साइड पे रात को वो पेन से उठ जाएगा इस वजह से। ऑनसेट जो है, ऑनसेट पेन की ग्रेजुअल होगी, एक्सेप्ट कोई ट्रॉमा हुआ हो, इमोबिलाइज़ेशन हो, चेस्ट सर्जरी हुई हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो। इसके अलावा जो है इसकी इसकी जो है ऑनसेट इसकी वैसे भी जो है नॉर्मल ग्रेजुअली होगी और ज़्यादातर इन चीज़ों की वजह से नहीं होता। चेस्ट सर्जरी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसकी कोई कॉज़ होती ही नहीं है बाज़ औक़ात। ठीक है? तो कॉजेज़ तो हमने पढ़ लिया ना, बाज़ इंसिडियस वो है, क्या कहते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, इडियोपैथिक है और बाज़ जो है कंडीशंस के साथ हो सकता है। तो हिस्ट्री, अब आता है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या देखेंगे? एक्टिव मूवमेंट्स इसकी तो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाएगी, क्योंकि जॉइंट अलाउ नहीं करेगा मूवमेंट करना, तो उसकी वजह से एक्टिव मूवमेंट्स भी लिमिटेड हो जाएगी। साथ ही साथ पैसिव मूवमेंट्स भी लिमिटेड हुए। एक्टिव में जो है ना, कैप्सूलर पैटर्न में लिमिटेड होगी। दोनों में कैप्सूलर पैटर्न में लिमिटेड होगी, एक्टिव में भी पैसिव में भी। एक्टिव में जो है आप एब्डक्शन नहीं कर सकोगे, एब्डक्शन करना मुश्किल होगा। हाथ नेक के पीछे लेकर जाना मुश्किल होगा। हैंड फ्लेक्शन करना मुश्किल होगी शोल्डर की। हैंड को बैक की तरफ लेकर जाना मुश्किल होगा। ठीक है? इसके अलावा पैसिव में देखेंगे तो पैसिव में जो है एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुई होगी, एब्डक्शन उसके बाद मॉडरेटली रिस्ट्रिक्ट हुई होगी और फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन थोड़ी बहुत लिमिटेड हुई होगी। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? कैप्सुलर पैटर्न कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न क्या है? एक्सटर्नल रोटेशन सबसे ज़्यादा लिमिटेड हो, एब्डक्शन उसके बाद थोड़ी बहुत लिमिटेड हो और सबसे कम लिमिटेड इंटरनल रोटेशन। दिस इज कैप्सुलर पैटर्न ऑफ शोल्डर जॉइंट। अच्छा, पैसिव मूवमेंट जब आप चेक करोगे तो उसमें एंड फील भी चेक करते होते हैं ना, तो पैसिव मूवमेंट उसकी लेट्स सपोज एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड है, 2 रीज़न से हो सकती है। ये फ्रोज़न शोल्डर के स्टेजेस होती है ना, स्टार्ट में आया तो उसे पेन हो रहा है, तो पेन की वजह से वो नहीं छोड़ता मूवमेंट करने, मसल गार्डिंग हुई होती है, तो मूवमेंट नहीं करने दे रहा, तो वन एंड फील जो होगा, मसल गार्डिंग एंड फील, तो वो वाला होगा, उसमें वो पैसिव मोशंस लिमिटेड हुई होगी। दूसरी क्रोनिक स्टेज में जब पेन कम होता है लेकिन फाइब्रोसिस हुई होती है जॉइंट की, तो उसमें जो एंड फील होगा, कैप्सुलर एंड फील, स्टिफनेस हुई होगी, स्टिफ एंड फील भी कह सकते हैं इसे, वो एंड फील होगा और पैसिव मोशन मूवमेंट लिमिटेड हुई होगी। तो आप जब एंड फील चेक करेंगे उससे भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि कैसा एंड फील है और किस वजह से ये वाला एंड फील या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद जॉइंट प्ले चेक करेंगे। सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट्स चेक की, पैसिव मूवमेंट्स चेक की, फिर जॉइंट प्ले चेक करते हैं। जॉइंट प्ले से हमें पता चल जाता है कि क्या मसला है। जॉइंट प्ले जो है रिस्ट्रिक्टेड इसमें ज़्यादातर होता है और स्पेसिफिकली इंफीरियर ग्लाइड रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि इसमें जो नीचे जो पाउच होता है ना, जो साइनोवियल पाउच जो इस जॉइंट का होता है, वो जुड़ जाता है आपस में। इसकी वजह से इंफीरियर ग्लाइड हो ही नहीं सकती, बहुत कम होती है इसमें। तो जॉइंट प्ले आपने चेक करनी है कितनी ज़्यादा लिमिटेड है। अच्छा, रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स, इससे अगर आप करोगे, इसके मसल तो नॉर्मल है, ठीक है, सिर्फ मूवमेंट में ऐसी मसला है। तो अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे और मसल को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस नॉर्मल होगी और पेन नहीं होगा। लेकिन अगर मूवमेंट के साथ रेजिस्टेंस वाली करो, एक होता है आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस, एक आइसोटोनिक रेजिस्टेंस। आइसोटोनिक में तो इसे एक तो कर भी नहीं सकेगा और पेन भी होगा। आइसोमेट्रिक में तो लेंथ तो सेम ही है मसल की और वो जॉइंट अपनी जगह पे ही रुका हुआ है, लेकिन मसल कंट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें इसे पेन होगा, पेन नहीं होगा, सॉरी। अच्छा, पाल्पेशन में जो है, पाल्पेशन जब करेंगे तो इसको सिर्फ टेंडरनेस होगी।
इसके अलावा मसल हो सकता है टोन ज़्यादा हुआ उधर। इंस्पेक्शन में आप स्पेसिफिक जॉइंट को देखोगे तो आपको उधर इन्फ्लेमेशन इतनी नज़र नहीं आएगी, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा इन इंस्पेक्शन पे। तो इसी के साथ जो है ये ऑलमोस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज है, इसको देखना है अब हर स्टेज में क्या होता है, एक्यूट में क्या होता है और क्रॉनिक में क्या होता है। एक्यूट में जो है पेन जो होता है रेडियो एल्बो तक रेडिएट कर रहा होता है, रात को वो पेन से उठ जाता है। इसके अलावा एक्यूट स्टेज में पेन उसे काफ़ी होता है, तो जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं करता, उसकी फाइब्रोसिस नहीं हुई होती जॉइंट की एक्यूट स्टेज में, तो मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा, पेन की वजह से उस टाइम नहीं कर रहा होता। जबकि इस क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, एल्बो इसमें एल्बो तक होता है, पेन जा रहा होता है, रेडिएट कर रहा होता है। एक्यूट में, क्रॉनिक में पेन कम हो जाता है, लोकलाइज्ड हो जाता है लेटरल ब्रेकियल रीजन तक, रात को नहीं उठता पेन की वजह से। और उसको पैसिव मूवमेंट क्यों लिमिटेड होती है, कैप्सूलर टाइटनेस की वजह से, स्टिफनेस की वजह से। इसके अलावा सब एक्यूट स्टेज है जिसमें ये दोनों फाइंडिंग्स एक जैसी, इसके भी थोड़े बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके भी थोड़े बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं क्रॉनिक स्टेज के भी। तो ये फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट अब क्या होगी, आपको पता चल गया कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है ये, तो इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। एक्यूट स्टेज की अपनी इसमें ट्रीटमेंट होगी और क्रोनिक स्टेज की अपनी होगी। एक्यूट स्टेज में पेन ज़्यादा होगा, रिस्ट्रिक्शन कम होगी, लेकिन पेन की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ रही होगी, तो हमारा सबसे काम पहले क्या होगा, पेन रिलीफ करना होगा। पेन रिलीफ होगा तो मसल गार्डिंग भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मूवमेंट अलाउ कर सकेगा। तो सबसे पहले रिलीफ ऑफ पेन के लिए मोबिलाइजेशन यूज़ करेंगे, ग्रेड 1 और 2 मोबिलाइजेशन, जिससे उसकी पेन कम हो सकती है। आइस और सुपरफिशियल हीट भी दे सकते हैं। ग्रेड 1 2 मोबिलाइजेशन जो है वो देंगे, रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज करने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इन्फीरियर ग्लाइड ज़्यादा इफेक्टिव है और अच्छा भी है पेशेंट के लिए, क्योंकि इन्फीरियर ग्लाइड इसलिए अच्छा है, इधर मसल गार्डिंग हुई होती है। जब मसल टाइट हो जाते हैं ना शोल्डर वाले रीजन के, तो ह्यूमरस सब एक्रोमियल आर्क के करीब आ जाता है, क्योंकि मसल उसे खींच रहे होते हैं ह्यूमरस को, तो इम्पीचमेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए इन्फीरियर ग्लाइड देते हैं, जो कि इन पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल भी होता है और मसल स्पाज्म भी इसकी वजह से रिलीज हो जाता है। इसके अलावा एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन होम के लिए एक्सरसाइजेज दे सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबिलाइजेशन टेक्निक्स या वांड और पेंडुलम एक्सरसाइजेज हैं, ये दे सकते हैं। इसके मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आइसोमेट्रिक वाली देगा, आइसोटोनिक वाली दी तो उसमें मूवमेंट होती है आइसोटोनिक में, तो उससे स्कोर भी पेन होगा और भी मसला क्रिएट होगा। तो आइसोमेट्रिक जिसमें मूवमेंट ना हो लेकिन रोटेटर कफ पे रेजिस्टेंस आ रही हो, तो वाली एक्सरसाइजेस इसमें दे सकते हैं, रोटेटर कफ की आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसके अलावा पोस्चर की वजह से हो सकता है, तो पोस्चर को अपने ठीक करने की कोशिश करनी है, उसे कहना है कि अपना पोस्चर सही से रखे वरना ये मसल और भी ज़्यादा एग्रीवेट कर सकता है। तो ये सारी एक्यूट की थी। एक्यूट में क्या था, पेन कम करना, मोबिलाइजेशंस देना, आइस हीटिंग देना। इसके अलावा ये इन्फीरियर ग्लाइड, ये भी मोबिलाइजेशन में ही आ गया। होम के लिए एक्सरसाइजेस देना, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग करना, ये सारा एक्यूट स्टेज है। क्रोनिक में क्या करना है, क्रोनिक में एडहेशंस बन जाती है, उसमें पेन कम होता है, एडहेशन ज़्यादा होती है। स्पेशली जो है इन्फीरियर कैप्सूल वो ज़्यादा टाइट होता है, एडहेशंस उधर ज़्यादा ही होती है। तो हमारा इसमें काम क्या होता है, इसमें रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना है, पेन पेन का इतना मसला नहीं होता। एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट कैप्सूल पे ज़्यादा काम करती है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड काफ़ी काम कर सकता है। उसके बाद स्ट्रेचिंग देते हैं, अल्ट्रासाउंड से उधर हीट प्रोड्यूस हो सकती है, जो कि अच्छा है जॉइंट के लिए, ब्लड सप्लाई उधर ज़्यादा हो सकती है। साथ ही साथ स्ट्रेचिंग देते हैं। इसके अलावा मोबिलाइजेशंस, जिसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, एंटीरो इन्फीरियर कैप्सूल पे। तो ये फ्रोजन शोल्डर था, इसके साथ ख़त्म।